नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ द आरपीओ एंड एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन ट्रैजेक्टरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। बेसिकली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 22 जुलाई 2022 को एक ऑर्डर निकाला है। दैट इज़ द रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन एंड एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन ट्रैजेक्टरी टिल 2930। इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि एक्चुअली आरपीओ का मतलब क्या होता है, रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन। तो आरपीओ क्या होता है कि हर स्टेट में जो इसका जो रिस्पेक्टिव स्टेट रेगुलेटर होता है वो एक मिनिमम परसेंटेज डिसाइड करता है कि जो भी आप टोटल पावर कंज्यूम कर रहे हैं, जो उस स्टेट्स में जो उनका वहाँ का डिस्कॉम है, ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है। ऑब्लिगेटेड एंटिटीज में ओपन एक्सेस कंज्यूमर और कैप्टिव भी आते हैं। तो उनके लिए एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स किया जाता है। वो सर्टेन परसेंटेज जो होता है मिनिमम जो है रिन्यूअल परचेस के थ्रू मीट करना होता है। तो बेसिकली इनिशियली 2003 जो एक्ट जो आया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, उसमें इसका मेंशन था। तो आगे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली है क्या चीज़। तो अभी इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में सेक्शन 86(1)(e) अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें ये मेंशन है कि अप्रोप्रिएट कमीशन शैल फिक्स मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in the area of a distribution licensee for purchase of energy from the renewable energy sources, taking into account the accountability of such resources and its impact on the retail tariff। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कि जब इनिशियल 2003 में आया था तो उस समय रिन्यूअल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक्ट में इस सेक्शन में जो ये इसका मेंशन किया गया था। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई डिस्कॉम है और उसके एरिया में टोटल अगर कंजम्पशन, एक्चुअली कंजम्पशन और एनर्जी टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, तो टोटल कंजम्पशन मान लीजिए कि 100 यूनिट है। तो उसमें रेगुलेटर फिक्स करता है कि 2%, 3%, 4% जो भी एक जो है, इनिशियली तो इसमें काफ़ी कम फिक्स किया गया था। तो 2%, 3% जो भी एक फिक्स करता है, तो 100 यूनिट का मान लीजिए 2% इसने फिक्स कर दिया रेगुलेटर ने कि आपको रिन्यूअल से लेना है। तो 100 यूनिट में 2 यूनिट आपको रिन्यूअल चाहिए। ये इसका मतलब ये हुआ। और वो उसमें देखेगा कि एक्चुअली डिस्कॉम को क्या टाई अप है या क्या चैलेंजेज हैं, जो भी सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो रेगुलेटर जो है, स्टेट जो रिस्पेक्टिव स्टेट रेगुलेटर है, वो एक फिक्स करता है मिनिमम परसेंटेज कि आपको इतना मिनिमम रिन्यूएबल एनर्जी लेना ही लेना है। इसके बाद इसमें लिखा है कि रिवाइज टैरिफ पॉलिसी 2016। तो इसमें एक्चुअली इसका मतलब ये है, जो टैरिफ पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो टैरिफ पॉलिसी 2016 में रिवाइज पब्लिश की थी, उसका अगर पैरा 6.41 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि द टैरिफ पॉलिसी नोटिफाइड ऑन, जो ये नोटिफाइड हुआ था एक्चुअली जनवरी 2016 में। तो इसमें जो उस समय जो टारगेट था, जो इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट था, गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा था, वो 175 गीगावाट के आसपास टारगेट फिक्स हो गया था, जिसमें कि 100 गीगावाट सोलर से था, 60 गीगावाट विंड, 10 गीगावाट बायो और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो प्लांट। तो 175 गीगावाट को टारगेट को अचीव करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, आफ्टर कंसल्टेशन विद MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री जो है रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन का पब्लिश करेगा सोलर एंड एज वेल एज नॉन सोलर के लिए। एक जस्ट विजिबिलिटी के लिए हम टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। 175 गीगावाट का टारगेट जो था रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें कि 100 गीगावाट सोलर था, उस टारगेट को कैसे अचीव करना पड़ेगा। तो उसको अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है एक ट्रेजेक्ट्री नोटिफाई करेगा। आगे हम देखेंगे ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है। तो एक ट्रेजेक्ट्री नोटिफाई करेगा, उसमें ये बताने की कोशिश करेगा कि मिनिमम परसेंटेज आपको रिन्यूएबल एनर्जी से ये इतना लेना ही पड़ेगा जो डिस्कॉम एरिया है। और वो ट्रेजेक्ट्री जो है फर्दर, जो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, इसमें फिर फर्दर स्टेट रेगुलेटर जो है इसको नोटिफाई करेगा। तो ये था। तो पर्पज आप समझ सकते हैं, पर्पज सिंपल इसका ये है कि 175 गीगावाट का जो टारगेट जो उस समय था, जो जब टैरिफ पॉलिसी जब इशू किया गया था जनवरी 2016 में, उसमें 175 गीगावाट का टारगेट था। अब आज की डेट में जो टारगेट है रिवाइज होकर के 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया है 2030 तक। उसी हिसाब से जो अभी नया, जो अभी हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये नया ट्रेजेक्ट्री इशू किया गया। तो अभी हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, जो पहले क्या जो इशू हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी तक इसमें टोटल 5 नोटिफिकेशन आ गए हैं, ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इशू किया गया। जो सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इशू किया था 22 जुलाई 2016 को किया था, जिसमें कि उसने 2016-17 से लेकर के 2018-19 तक की ट्रेजेक्ट्री बताई थी।
उसके बाद सेकंड इसने 14 जून 2018 को इशू किया था, जिसमें कि 2019-20 से लेकर के 2021-22 तक बताया गया था। फिर उसके बाद एक क्लेरिफिकेशन इशू किया गया था फरवरी 2019 पे, जिसमें कैप्टिव पावर प्लांट को लेकर के था। फिर उसके बाद 29 जनवरी 2021 को एक नया इसमें इंक्लूड किया गया था, नया इशू किया गया था। उसमें एक जो मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक तो ये पॉइंट था कि जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसको भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट मान लिया गया था। उसके बाद फर्दर जो एचपीओ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन। पहले क्या था, सोलर और नॉन सोलर था। नॉन सोलर में हाइड्रो, विंड और बायो ये सब भी आ जा रहे थे, लेकिन अब जो नया इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें अदर नॉन सोलर में एक हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन, तो इसमें ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी नए प्लांट आ रहे हैं हाइड्रो के, उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी और इतना परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अभी जो हम जिसके बारे में अभी आज की बात करें, 22 जुलाई 2020 को नया एक इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि चूँकि 21-22 तक ऑलरेडी ट्रेजेक्ट्री है, उसके बियॉन्ड 29-30 तक इसका पर्पज़ यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टारगेट दे रखा है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको वो मीट करना है। साथ साथ इसमें एक नया टर्म्स भी इंक्लूड किया गया है, एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन। वो क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक 21-22 तक जो ट्रेजेक्ट्री है, जो फर्स्ट ऑर्डर था 2016-17 से 2018-19 तक, आप देख सकते हैं इसमें नॉन सोलर सोलर की बात की गई है। तो नॉन सोलर 2016-17 में 8.75% था और सोलर 2.75, तो टोटल 11.5% था 2016-17 में आरपीओ। 17-18 में 14.25%, 18-19 में 17%, 19-20 में 17.5%, 2021 में 19%, 21-22 में 21%। ये बेसिकली क्या है कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन का इतना मिनिमम आपको सोलर और नॉन सोलर से मीट करना पड़ेगा। और इसमें एक और भी एक कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी, तो एक कंडीशन थी इसमें एक्चुअली, बहुत मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा था क्योंकि काफ़ी लंबा प्रेजेंटेशन बन जाता है। तो उस समय जो आपका 2016-17 से 21-22 तक का जो आरपीओ की बात होती थी, तो उसमें जो टोटल कंजम्पशन है उसमें हाइड्रो को माइनस करने के बाद फिर कंप्लायंस करना पड़ता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, टोटल अगर डिस्कॉम, कोई पर्टिकुलर डिस्कॉम एरिया है, उसका 100 यूनिट कंजम्पशन है और उसमें हाइड्रो जो उसमें आ रही है, मान लीजिए 10 यूनिट्स आ रही है, तो 100 माइनस 10 90 हो गया। फिर 90 का इतना परसेंटेज आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा सोलर और नॉन सोलर से। आप समझ गए ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टोटल जो भी कंजम्पशन है उसमें हाइड्रो को माइनस करने के बाद जो यूनिट बचती है कंजम्पशन का, उसका परसेंटेज हमें ये कंप्लायंस करना पड़ता है, तो सोलर और नॉन सोलर का। तो 2016-17 से 2021-22 तक का जो भी कंप्लायंस है, आप ये देख सकते हैं कितना करना पड़ेगा। और ये जो बेसिकली जो नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसको हर स्टेट को, हर स्टेट रेगुलेटर को फिर इसको फर्दर नोटिफाई करना पड़ता था। तो बहुत सारे स्टेट्स ने भी किया, बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं भी किया था, बट अब मोस्टली आज की डेट में बहुत सारे स्टेट्स ने फॉलो कर लिया है। अब हम बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट जो 22 जुलाई 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो इसमें ऑर्डर इशू किया है, तो उसका जो मेजर जो 4-5 पॉइंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये कि इसमें इसको बाइफर्केट कर दिया, पहले सोलर और नॉन सोलर था, अब इसको बाइफर्केट कर दिया, विंड, हाइड्रो एंड अदर परचेज ऑब्लिगेशन कर दिया। फिर इसमें विंड आरपीओ जो है नया इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में अभी समझने की कोशिश करेंगे क्या है। और इसमें स्टोरेज ऑब्लिगेशन एक नया इंट्रोड्यूस किया है। और पोसोको जो है एज यूजुअल पहले की तरह जो कंप्लायंसेस वाला जो स्टेटस है, पोसोको इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब जो आरपीओ की बात करते हैं, आरपीओ ट्रेजेक्ट्री जो है 21-22 के जो बियॉन्ड जो इसने स्पेसिफाई किया है, तो 2022-23 से लेकर के 2029-30 तक आप समझने की कोशिश करिए। इसमें पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि जो पहले की जो ट्रेजेक्ट्री थी 175 गीगावाट को ध्यान में रख करके की जाती थी, अब 450 गीगावाट को ध्यान में रख करके ये ट्रेजेक्ट्री बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं 22-23 में टोटल जो आरपीओ है 24.61% है, और 29-30 में टोटल जो आरपीओ का जो कंप्लायंस है 43.3%। मतलब 2029-30 में जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन होगा उसका 43% शुड बी मेड फ्रॉम द आरपीओ, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। इसका मतलब ये है, मोटा मोटा जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है। अब इसमें हम इसको बाइफर्केट कैसे किया, तो 3 पार्ट में किया, विंड आरपीओ, एचपीओ एंड अदर आरपीओ। एचपीओ अदर आरपीओ का मतलब है कि ये विंड आरपीओ और एचपीओ के अलावा जो है अदर जो है सोर्सेस है वो अदर आरपीओ में आ जाएंगे। विंड आरपीओ क्या है बेसिकली, तो विंड आरपीओ शैल बी मेट ओनली बाय द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द विंड पावर प्रोजेक्ट्स कमीशनड आफ्टर 31 मार्च 2022।
आप इसमें क्या बताया कि जो विंड आरपीओ का जो 0.8% जो टारगेट है बेसिकली, ये 0.8% जो टारगेट है उसी प्रोजेक्ट से मीट किया जाएगा जो कि 31 मार्च 2022 के बाद कमीशन हुए हैं। तो बेसिकली ये नए विंड की बात कर रहा है। इससे पहले वाले जितने सारे विंड प्रोजेक्ट्स जो 31 मार्च 2022 से पहले कमीशन हो गए हैं, ये जो सारे जो विंड हैं वो अदर आरपीओ वाले उसमें आ जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, ये जो विंड आरपीओ ये नए विंड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात कर रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे उन्हीं से मीट किया जाएगा 0.81%। इसी तरीके से हाइड्रो पावर ऑब्लिगेशन की बात की गई, तो हाइड्रो पावर ऑब्लिगेशन में भी it shall be made only by the energy produced from the large hydro plants including pumped storage commissioned after 8 March 2019। जो एचपीओ का जो टारगेट 0.35% दिया है 2022-23 के लिए, ये वही वाले प्लांट से लिया जाएगा जो कि 8 मार्च 2019 के बाद कमीशनड हुए हैं। उससे पहले वाले जो प्लांट्स जो हाइड्रो हैं उसे वो अदर आरपीओ में आ जाएंगे। जो 8 मार्च 2019 के बाद जो हाइड्रो प्लांट या पंप स्टोरेज जो कमीशन हुए हैं, ये उस टारगेट को ये मीट करने की कोशिश करेंगे 0.35% को। फिर उसके बाद अदर आरपीओ में जो सोलर और जो विंड पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो, और जो हाइड्रो के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं 8 मार्च 2019 से पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप समझ गए कि जो विंड जो है ये 1 अप्रैल 2022 के या उसके बाद वाले जो प्रोजेक्ट्स जो नए लगेंगे उसकी बात किया गया है। और हाइड्रो में जो है 8 मार्च 2019 के बाद वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए स्पेसिफाई किया है, और अदर्स में सारे आ जाएंगे इन दोनों के अलावा। तो 2022-23 में 24.61% है टोटल आरपीओ, 2023-24 में 27.08% है, 2024-25 में 29.91% है, 2025-26 में 33% है, 2026-27 में 35.95%, 2027-28 में 38.81%, 2028-29 में 41.36%, 2029-30 में 43.33% है। ये टोटल आरपीओ ट्रेजेक्ट्री है जो 450 गीगावाट को कंसीडर करते हुए बनाई गई है। और विंड और हाइड्रो को इसमें इंक्लूड करने का जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, पर्पज़ ये है कि जो से सोलर जिस तेज़ी से ग्रो किया है सोलर सेक्टर, विंड उस स्पीड से ग्रो नहीं किया है। तो ये विंड को, जो विंड सेक्टर को बढ़ावा करने के लिए ये स्पेसिफाई किया गया है। और हाइड्रो की हम बात करते हैं तो हाइड्रो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड की बात करते हैं जो कि वेरिएबल सोर्सेस है और बहुत ज़्यादा ग्रिड में जाते हैं, और विदाउट स्टोरेज अगर चीज़ों को हम नहीं करेंगे तो ये ग्रिड के लिए एक डिस्टर्बिंग फैक्टर भी है। तो उसके लिए हाइड्रो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये भी है, प्लस दूसरा हाइड्रो सेक्टर भी उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा था जिस तरीके से सोलर सेक्टर ग्रो कर रहा था। तो ये एक हाइड्रो सेक्टर को एक ग्रो कराने के लिए भी एक ऑब्लिगेशन ही रखा गया है कि इससे हाइड्रो सेक्टर जो है ग्रो करे। अब हम बात करते हैं स्टोरेज ट्रेजेक्ट्री की। तो स्टोरेज ट्रेजेक्ट्री इस ऑर्डर में एक नया लाया गया है, और इसके पीछे एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की वजह स्टोरेज से क्या है। तो जैसे कि अभी हमने अभी डिस्कस किया है कि जो 2030 तक का जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है, और 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम लोग ब्रेकअप करते हैं तो मोस्टली जो है सोलर और विंड से ही आएगा। इसमें सोलर जो है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 280 गीगावाट का टारगेट है, और फिर विंड भी टारगेट है। तो अगर इतने सारे सोलर और विंड आते हैं तो एक ग्रिड के लिए जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये वेरिएबल है। सोलर दिन में ही रहेगा तो रात को कहाँ से मिलेगी। विंड और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, कभी दिन में रहता है कभी रात में रहता है, और सीजनल भी ज़्यादा होता है। तो इन सब चारों चीज़ों को कंसीडर करते हुए स्टोरेज का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की अगर आप ऑप्टिमल मिक्स 2930 की एक रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे तो उसमें सीए ने एक प्रोजेक्ट किया है बेसिकली कि जो टोटल अगर आप देखेंगे जो ट्रेजेक्ट्री, तो उसमें कि स्टोरेज का भी कंपोनेंट उसने प्रोजेक्ट किया है। तो स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टोरेज कैसे आएगा? स्टोरेज में अगर आज की डेट में बात करते हैं तो पंप स्टोरेज हो सकता है, या आज बैटरी स्टोरेज भी एक वाइबल ऑप्शन होते जा रहा है। और आप रिसेंटली बहुत सारे टेंडर्स भी देखे होंगे, एनटीपीसी ने निकाला है और सेकी ने निकाला है, और बहुत सारी स्टेट्स ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिया है। तो स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए, और इतना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा है तो उसके लिए भी है। तो उस स्टोरेज को भी इसमें परचेज ऑब्लिगेशन में इंक्लूड किया गया। आप देख सकते हैं 2023-24 में 1%, 2024-25 में 1.5%, 2025-26 में 2%, मतलब हर साल 0.55% बढ़ाया जा रहा है। 2026-27 में 2.5%, 27-28 में 3%, 28-29 में 3.5%, 29-30 में 4%। ये स्टोरेज का मतलब क्या है बेसिकली? तो स्टोरेज ऑब्लिगेशन शैल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन एटलीस्ट 85% ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऑन एनुअल बेसिस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द आर रिसोर्सेज।
ये स्टोरेज को वही कंपोनेंट का कंसीडर किया जाएगा कि जिसमें आप मान लीजिए स्टोरेज का मतलब बैटरी स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो बैटरी स्टोरेज में पावर जो है कोई भी स्टोर हो सकती है, ये कन्वेंशनल से भी हो सकती है और रिन्यूएबल एनर्जी से हो सकता है। लेकिन इस स्टोरेज में उसी की बात किया कि 85% जितनी भी पावर आप इसमें स्टोर कर रहे हैं उसका मिनिमम 85% रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए, सोलर विंड से होना चाहिए। तो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आप ये भी देख भी रहे हैं कि इसमें जो कंपोनेंट जो परसेंटेज डिसाइड किया है, जो टोटल एनर्जी आप मान लीजिए कोई 100 यूनिट है। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं स्टोरेज का मतलब क्या है इसमें। अगर आप 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 100 यूनिट का जो है, अगर हम 23-24 की बात करते हैं तो 100 यूनिट का 1% जो है, मतलब 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट शुड बी कम फ्रॉम द स्टोरेज पार्ट। और वो जो स्टोरेज पार्ट में जो 1 यूनिट की बात करेंगे वो यूनिट शुड बी कम फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एटलीस्ट 85%। तो इसका मतलब ये है कि स्टोरेज बहुत एक इंपॉर्टेंट इसमें ट्रेजेक्ट्री डाला गया है। तो होप दोस्तों जो आज का मेरा ये वीडियो है रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन और स्टोरेज ऑब्लिगेशन को जो मैंने बनाया है, आपको अगर सही लगा होगा। अगर आपको सही लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।